हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट पे। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो हमारी ये है कि हमें तैयारी करनी है, पूरी तैयारी 60,000 सैलरी की करनी है, जो कि 2023-24 में आपके हाथों में ये 60,000 की सैलरी आती हुई दिखे। तो हमें इस पर्पज़ से अपनी तैयारी करनी है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस वाले वीडियो में मैंने ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर बायोग्राफी को ऐड किया है। तो इनके बायोग्राफी से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल सकते थे, मैंने सारे ही को इंक्लूड करके ये वाला चैप्टर बनाया, ये वाला वीडियो बनाया और आपके सामने मैं लेकर आई हूँ, जो कि आप अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। आई होप आपको पसंद भी आएगा, 100% गारंटी से मैं कह सकती हूँ। और आगे भी मैं वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी रेगुलर वे में। आज से आपको वीडियो मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो हमारा क्लास फर्स्ट है, तो इस यहाँ पास लिखा है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए इस फैक्ट को दोहराते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको चाहिए 60,000 की सैलरी आपके हाथों में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके वर्क को धीरे धीरे देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम आज जब बायोग्राफी कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा इनके लिटरेरी कैरियर को, जो 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है, उसको डिटेल में हम आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद इनकी कॉमेडी को, जितने भी कॉमेडी इन्होंने लिखे हैं उन सारी कॉमेडी को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर हिस्ट्री प्लेस, ट्रेजेडीज प्लेस, पोइट्री, जितना भी है हम आपको सबको डिटेल में बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इनकी बायोग्राफी। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो होता है हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। फिर उसके बाद क्रिटिकल कमेंट ऑन शेक्सपियर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन भी इनके चैप्टर से, इनके वर्क से देखने को आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो हर चीज़ को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे अपने इस वीडियो के पर्पज़ से। मतलब नेक्स्ट आपका वीडियो बढ़ता रहेगा और आपका सारा टॉपिक कवर होता रहेगा। बट आप मेरे पे बिलीव बनाए रखिएगा, और हम जल्दी 10 दिनों में विलियम शेक्सपियर को कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर हम इनके पे थोड़ी सी प्रैक्टिस सेट करेंगे। फिर उसके बाद हम वर्ड्सवर्थ को स्टार्ट करेंगे। फिर उनको भी 10-12 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद मतलब ऐसे ही करके हम अपने चारों ही राइटर को जब कंप्लीट कर लेंगे और उनके प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, फिर उसके बाद हम पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। देखिए, विलियम शेक्सपियर का तो मतलब कि ये तो पीजीटी में भी है, यूपीटीएसटी में भी है, पीजीटी में प्लस DSSS सब में है। तो ये आपका टॉपिक तो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को कवर करते हैं। देखिए, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1564 से 1616 तक। मीन्स 1564 में इनका बर्थ हुआ था और 1660 में इनका डेथ हुआ था। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं हम। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। तो ये सब चीज़ें देखिए आपको नॉर्मली पता होगा, बस मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोगों को रिवीजन करा सके ना। ज़्यादा कुछ डिटेल में हम नहीं बताएंगे, केवल उतना ही बताएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। देखिए, यहाँ पास क्या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पास कभी आपको स्ट्रेट फोर अपॉन एवन देखने को मिलेगा, कभी स्ट्रेट फोर ऑन एवन देखने को मिलेगा। बट आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे स्ट्रेट फोर अपॉन एवन पे ही टच करना है। इनके पेरेंट्स के नेम देख लेते हैं हम लोग। द सन ऑफ जॉन शेक्सपियर। देखिए, अगर एक राइटर का यहाँ पास पेरेंट्स के नाम पूछे तो हमें रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है। बट अगर चारों राइटर को एक साथ इंक्लूड करके पेरेंट्स के नाम पूछे या फिर उनके स्पाउस का नाम पूछे तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आपको चारों ही राइटर का के पेरेंट्स के नेम और उनकी वाइफ और उनके बच्चों का तो क्लियर रहता है, बट उनके स्पाउस और पेरेंट्स के नेम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको एकदम क्लियर करके एग्जाम में जाना है कि विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स का जो नेम है, उनके फादर का नेम है जॉन शेक्सपियर एंड मदर का नेम है मैरी अर्डेन। ही वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट, ये वाला क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर का है कि विलियम शेक्सपियर का एजुकेशन कहाँ से हुआ है। तो एजुकेटेड एट द किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड। ये जो कि स्ट्रेटफोर्ड का ही ये एक स्कूल है, स्ट्रेटफोर्ड, वेयर ही लर्न लैटिन एंड अ लिटिल ग्रीक एंड रीड द रोमन ड्रामेटिस्ट। यहाँ पास क्या है, इन्होंने थोड़े बहुत रोमन ड्रामेटिस्ट के बारे में भी पढ़ाई की। और वहाँ पास एक फ्रेज भी आप देखने को मिलेगा कि ये ना है, लिटिल लेस ग्रीक एंड वो, जस्ट अ सेकेंड, लिटिल
लैटिन एंड लेस ग्रीक, ऐसे है ना ये फ्रेज, ये वाला फ्रेज भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको यहाँ यहीं से है ये, क्योंकि यहाँ पास इनको थोड़ी सी ग्रीक आती थी और थोड़ा सा ही मीन्स लैटिन आता था, इसलिए ये फ्रेज इनके साथ जुड़ा हुआ है, विलियम शेक्सपियर के साथ ये वाला फ्रेज जुड़ा हुआ है। यहीं पास इन्होंने ग्रामर स्कूल में थोड़ी सी अपनी पढ़ाई की और यहीं पास थोड़े से वो रोमन ड्रामेटिक्स के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की, मतलब उनके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई की। अब आप सोच रहे होंगे कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो यहाँ पास एवॉन शब्द है ये किससे इंक्लूड है, इसे किससे जोड़ा जाता है, तो वहाँ पास का एक फेमस रिवर है स्ट्रेटफोर्ड का, वो वहाँ उस रिवर का नेम है एवॉन। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि एवॉन किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो वहाँ पास एक एवॉन मीन्स वहाँ पास एक रिवर का नेम था एवॉन। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। जो चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है मैं आपको बताते हुए चलूँगी, है ना, जो कि हर एक चीज़ हर एक फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट कवर होता जाए। तो यहाँ पास हम लोगों ने कर लिया था 818, जब वो 18 साल के थे तभी इन्होंने शादी कर ली थी, जो कि इनसे ही मैरिड एन हैथवे, इनकी वाइफ का आप नेम देख लीजिए, इनकी वाइफ का नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है और चारों राइटर के साथ कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो एकदम से क्लियर कर लीजिए कि विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नेम क्या था, एन हैथवे था। ओमेन 7 और 8 ईयर्स, मतलब कि मोस्टली ये 8 ईयर्स बड़ी मानी जाती हैं, बट इसमें 7 और 8 कर दिया गया है। बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एन हैथवे विलियम शेक्सपियर से कितनी बड़ी थी, तो 8 ईयर्स की बड़ी थी, सीनियर जो कितनी थी विलियम शेक्सपियर से 8 ईयर्स की ये सीनियर थी। टुगेदर दे रेज 2 डॉटर्स, इनको दो लड़कियां होती हैं, सुसेना हु वॉज बॉर्न इन 1583 एंड जूडिथ हुज ट्विन ब्रदर डाइड इन द बॉयहुड बॉर्न इन 1585। देखिए जूडिथ के साथ कौन हुआ था, हैमलेट हुआ था, इसमें नेम मेंशन नहीं है, मैं आपको लिख देती हूँ जस्ट अ सेकेंड, हैमनेट है ना, ये नेम था, आप हैमलेट था इसका नेम। तो ये कौन सी एज में, इसके कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हैमलेट की मृत्यु डेथ कब हुई थी, तो 11 एज में उसकी डेथ हो गई थी, है ना। 11 एज में जो हैमलेट था उनका लड़का था, वो 11th एज के में उसकी डेथ हो गई थी। और यहाँ पास कभी कभी इनके ये जो बच्ची है इसका वाइफ, इसके हस्बैंड का भी नाम पूछ लेता है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो सुसैना के हस्बैंड का नेम था वो था जॉन हॉल। ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप कवर करते हुए चलिए कि आपके एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए, तो हमें नहीं पता है ना, तो सब कुछ कवर करते हुए चलिए। तो इनकी जो डॉटर थी सुसैना, उसके हस्बैंड का नाम कभी पूछ लिया जाता है, तो जॉन हॉल उसके हस्बैंड का नाम था। हालांकि ये टीजीटी के लिए तो इतना अंदर से नहीं पूछेंगे, बट पीजीटी में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो जो है टीजीटी, पीजीटी प्लस DSSS सबके लिए है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बता दिया। तो यहाँ पास आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चलते हैं। Little is known about Shakespeare activities between 1585 and 1592. रॉबर्ट ग्रीन्स द ग्रोथ्स, ये रॉबर्ट ग्रीन का वर्क है, ग्रोथ्स ऑफ विट एल्यूड्स टू हिम, जो कि किसको एल्यूड कर रहा है, विलियम शेक्सपियर को एल्यूड करता हुआ दिखता है, टू हिम एज एन एक्टर एंड प्ले राइट, जो कि उनको क्या करता है, एक एक्टर एक प्ले राइट के रूप में बताता है कि वो किस प्रकार के थे। शेक्सपियर में हैव टॉट एट स्कूल ड्यूरिंग द पीरियड, बट इट सीम्स मोर प्रोबेबली दैट शॉर्टली आफ्टर 1585 ही वेंट टू लंडन। ये लंडन कभी क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड कि विलियम शेक्सपियर लंडन कब गए थे, तो वो लंडन कब गए थे फ्रेंड, 1585 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर एक, मतलब कि पूछ लिया जाए कि वो लंडन किस पर्पज़ से गए थे, तो लंडन वो एक्टर बनने के पर्पज़ से गए थे, बट अच्छे एक्टर नहीं बन पाते हैं, अच्छे एक प्ले राइट बन जाते हैं, एक राइटर एक अच्छे बन जाते हैं, बट वो बनने क्या गए थे, वो एक्टर बनने गए थे। कब गए थे, वो 1585 में गए थे। तो सब सारे फैक्ट आप क्लियर करते हुए चलिए। ही वेंट टू लंडन टू बिगिन हिज अप्रेंटिसशिप, यहाँ पास देख लीजिए क्या 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 स्टार्ट करने गए थे, अप्रेंटिसशिप स्टार्ट करने गए थे एज एन एक्टर, मैंने बताया ना एज अ एक्टर वो बनने गए थे, बट वहाँ पास वो एक्टर नहीं बनते, वो क्या बन जाते हैं, ही इज़ अ ग्रेट राइटर एंड प्ले राइटर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देन नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो लंदन में थिएटर क्लोज हुए थे, कब क्लोज हुए थे फ्रेंड, 1592 से लेके 1594 तक ये लंदन में कुछ इतने साल तक सॉरी जो वहाँ के थिएटर क्लोज हो गए थे। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि किस कारण से क्लोज हुए थे, तो क्या हो गया था, ड्यू टू द प्लग वहाँ पास उस टाइम इतना ज़्यादा फैल गया था ये वाली बीमारी कि लंदन को लंदन में जितने भी थिएटर थे उसको क्लोज करना पड़ गया था। तो यहाँ पास जस्ट अ सेकेंड
sorry, due to the plague, the London theatre was often closed between June 1592 and April 1594. During that period, Shakespeare probably had some income from his patron. तो इनको कुछ इनकम, जब यहाँ पास लंदन में थिएटर क्लोज हो गए थे तो इनको थोड़ा सा क्या मिला था, थोड़ा सा वो मिला था, इनकम मिला था। किसके द्वारा मिला था? इनके पेट्रोन के द्वारा। अब यहाँ पास इनके पेट्रोन का नेम पूछ लिया जाता है तो क्या रहता है? हेनरी रिजले रहते हैं, हेनरी रिजले, या फिर कह लीजिए अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों पर्सनालिटी अलग अलग है, ये दोनों पर्सनालिटी एक ही है जो इनके पेट्रोन रहते हैं, जो कि इनको थोड़ा सा क्या करते हैं, इनकम प्रोवाइड करते हैं। टू हुम ही डेडिकेटेड हिज फर्स्ट टू पोएम्स, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप और लुक्रिस। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विलियम शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रिस किसको डेडिकेट करते हुए लिखा है, तो किसको लिखा है फ्रेंड? हेनरी रिजले को लिखा है या फिर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो ये दोनों ही कैरेक्टर फ्रेंड एक ही है। कभी कभी ये दोनों साथ में जाते हैं, कभी कभी अलग आते हैं ना। तो कभी अगर बोथ भी ऑप्शन है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ करना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही कैरेक्टर एक ही हैं, हेनरी रिजले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, to whom he dedicated his first two poem Venus and Adonis। अब Venus and Adonis का फ्रेंड टाइम पीरियड भी एग्जाम में काफ़ी मतलब न्यू ये चलन हो गया है कि इन दोनों का क्या टाइम डेट पूछ लिया जाता है। तो Venus and Adonis का टाइम है 1593 और द रेप ऑफ लुक्रिस का टाइम है 1594। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। द फॉर्मर वॉज अ लॉन्ग नेरेटिव पोएम डिपिक्टेड द रिजेक्शन ऑफ वीनस। अब वीनस की थोड़ी सी स्टोरी बता रही, क्या है, एक टाइप का वो फॉर्मर रहता है जो कि क्या रहता है कि उसके जो कि वीनस जो कौन है, गॉडेस रहती, एक गॉडेस फिगर को इसमें दिखाया गया है, क्या जो कि एडोनिस सिंपल एक फॉर्मर रहता है। तो एडोनिस जो वीनस रहती है उसके प्यार में वो मतलब इनको प्यार में दिखाया जाता है, बट एडोनिस जो क्या है, रिजेक्शन करता है वीनस को, तो वही चीज़ दिखाया गया है। हिज डेथ एंड कॉन्सिक्वेंट डिसअपेरेंस ऑफ ब्यूटी फ्रॉम द वर्ल्ड, इसका थीम है फ्रेंड ये वीनस एंड एडोनिस का। डिस्पाइट जस्ट अ सेकेंड, despite conservative objection to the poem's glorification of sensuality, it was immensely popular and was repeated 6 times during the 9 years following its publication। तो ये क्या है, यहाँ पास देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये वर्क माना जाता है इनका। और इन्होंने अपने इस वाले वर्क को माई फर्स्ट हायर भी कहा है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट हायर कौन से पोएम को है, तो आपको सीधे टच करना है, वीनस एंड एडोनिस को कहा है। आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम चलते हैं। इन 1594 शेक्सपियर ज्वाइन द लॉर्ड चैम्बरलिन्स कंपनी ऑफ एक्टर। कौन से 1594 में कौन से कंपनी को ज्वाइन किया था इन्होंने? लॉर्ड चैम्बरलिन कंपनी। किस लिए ज्वाइन किया था? एक एक्टर बनने के लिए ज्वाइन किया था। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द कंपनीज एक्टिंग एट कोर्ट, जो कि उस टाइम मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी थी। इन 1599 शेक्सपियर ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ group of chamberlains mean that would from a syndicate to build and operate a new प्ले हाउस। इन्होंने मतलब इसको तो जो इनका चैम्बरलिन्स है उसको तो ज्वाइन करा, बट इसके बाद इन्होंने इसके ही मतलब कि थोड़े इसके मतलब कि इसके थोड़े से वो हेल्प से ही, मतलब उसके इनकम से ही इन्होंने क्या एक न्यू प्ले हाउस क्रिएट किया। उसका नेम क्या था? दी ग्लोब। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विलियम शेक्सपियर कौन से थिएटर से जुड़े हुए हैं या फिर मीन्स कनेक्ट हैं, तो दी ग्लोब थिएटर के द्वारा, और लॉर्ड चैम्बरलिन से भी ये जुड़े हुए हैं। दोनों ही आपको ये भी राइट आपको मानना पड़ेगा, है ना। अगर पूछ लिया जाए कि किसके ओनर है, तो दी ग्लोब के हैं। बिकम द मोस्ट फेमस थिएटर ऑफ इट्स टाइम विथ हिज शेयर ऑफ हिज इनकम फ्रॉम द ग्लोब, शेक्सपियर वॉज एबल टू परचेस न्यू प्लेस। इन्होंने जब मतलब इनका जो ग्लोब थिएटर था बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, काफ़ी ज़्यादा इनका इनकम आने लगा, वो काफ़ी ज़्यादा इनके वर्क फेमस हो गए, तो उसके द्वारा इन्होंने क्या ले लिया था? न्यू पैलेस। कभी कभी इनके क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने स्टेट फोर्ट में जो घर लिया था, होम लिया था, उसका नेम क्या था? तो कभी वहाँ न्यू पैलेस देखने को मिल जाएगा, न्यू प्लेस देखने को मिल जाएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बट ऑप्शन में आपको क्या सर्च करना है? आपको ऑप्शन में न्यू प्लेस सर्च करना है। वो कहाँ पास लिए थे फ्रेंड? कभी कभी ऑप्शन में लंदन आ जाता है, कभी स्टेट फोर्ट आ जाता है, कभी इंग्लैंड आ जाता है, तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने अपने जो उनका टाउन हॉल था, जो जहाँ उनका बर्थ हुआ था, स्ट्रेट फोर्ट, वहाँ पास भी ही उन्होंने न्यू प्लेस को लिया था। किसके? ग्लोब के सक्सेस के बाद जो इनकम मिली थी उसके द्वारा उन्होंने न्यू प्लेस को परचेज किया था। और कहाँ पास किया था फ्रेंड? स्ट्रेट फोर्ट में ही किया था। आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा एक एक चीज़ें।
वैसे मुझे लग रहा है इतना जो मैं बता रही हूँ ये सब तो आपको पता ही होगा, बट आपका रिवीजन कराना ही मेरा पर्पज़ है। वाइल शेक्सपियर वॉज रिगार्डेड इज द foremost ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम, ये तो आपको पता ही है कि वो अपने टाइम की क्या बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रामेटिस्ट माने जाते थे। एविडेंस इंडिकेट्स दैट बोथ ही एंड हिज कंटेम्प्रेरीज लुक्स टू पोइट्री नॉट प्ले राइट फॉर इंड्यूरिंग फेम। शेक्सपियर सोनेट्स वर कंपोज बिटवीन, अब पूछ लिया जाता है कि शेक्सपियर के जो सोनेट्स है वो कब के बीच लिखे गए हैं, तो कब के बीच फ्रेंड 1593 से लेकर 1601 तक। तो नॉट पब्लिश मतलब कि ये लिखे गए थे बट पब्लिश नहीं हुए थे ना, अंटिल 1609 तक ये पब्लिश नहीं हुए थे। दैट एडिशन द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर कंसिस्ट 154। पूरे इनके सोनेट्स की संख्या अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि हाउ मेनी सोनेट्स राइट फ्रॉम शेक्सपियर, तो कितने हैं, 154 सोनेट्स इनके द्वारा लिखे गए हैं। ऑल रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 क्वार्टन एंड अ कपलेट। हमेशा ये मतलब कि ये यूपीटीएसटी वाले के एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये माना जाता है कि वो पूछ लेते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर के सोनेट है किस फॉर्मेट में लिखे गए हैं फ्रेंड, 3 क्वार्टन्स एंड अ कपलेट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। 3 क्वार्टन एंड अ कपलेट में इनका जो ये वाला सोनेट है, सारे 154 सोनेट है वो लिखे गए हैं यही पैटर्न को फॉलो करते हुए। कुछ जो है वो थोड़े से अलग फॉर्मेट है, बट मोस्टली आपको जो ये सोनेट है उनके क्या 3 क्वार्टन एंड अ कपलेट में ही देखने को मिलेंगे। दैट इज अ नाउ रिकॉग्नाइज एज शेक्सपियरियन, जो कि क्या है, एक शेक्सपियरियन की जो ख्याति उभर के आई किसके द्वारा, इनके सोनेट्स के द्वारा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। द सोनेट्स फॉल इनटू 2 ग्रुप्स यहाँ पास मेंशन है, मैंने ये गूगल से लिया है, बट मोस्टली आपको क्या 3 ग्रुप्स में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ग्रुप क्या रहता है, 1 to 126 जो सोनेट्स एड्रेस किया गया है, किसको एड्रेस किया गया है फ्रेंड, टू अ बिलव्ड फ्रेंड। उनकी क्या रहती है, एक बिलव्ड फ्रेंड को किया गया है, अ हैंडसम एंड अ नोबल यंग मैन। एंड सोनेट्स 127 तो 1 से लेके 126 तो किसको किया गया है, बिलव्ड फ्रेंड एंड अ हैंडसम एंड नोबल यंग मैन को डिनोट किया गया है। एंड सोनेट्स नंबर 127 से लेके 152 तक टू अ मैलिग्नेंट बट फैसिनेटिंग डार्क लेडी। तो हमेशा ये पूछ लिया जाता है कि 127 से लेके 152 तक के सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने किसको डिनोट करके लिखा है, तो किसको लिखा है फ्रेंड, डार्क लेडी को डिनोट करके लिखा है। और लास्ट के 2 सोनेट्स जो 153 एंड 154 जो सोनेट्स है वो लव गॉड क्यूपिड को डिनोट किया गया है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पास जितने भी सोनेट के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे मैंने सारे ही कवर कर दिए हैं। Who the poet loves in spite of himself. Nearly all of the Shakespeare sonnets examine the inevitable decay of time. किसको कह रहा है, decay of time को शो करता है, and the immortalization of beauty and love in the poetry. तो यहाँ पूछ लिया जाए कि विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट है उसका थीम मोस्टली क्या है, तो क्या है फ्रेंड, लव माना जाता है। ब्यूटी एंड लव इन उनके पोएट्री में क्या देखने को मिलेगा आपको, मोस्टली ब्यूटी एंड लव देखने को मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पैराग्राफ पे आते हैं। इन हीज पोएम एंड प्लेज शेक्सपियर इन्वेंटेड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड। मतलब विलियम शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में जो चाहे उनके वर्क देख लीजिए, चाहे कोई भी, चाहे उनके प्लेज हो चाहे उनके पोएम्स हो, उन्होंने काफ़ी वर्ड को क्या इन्वेंट किया था। तो उसमें से कुछ वर्ड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला हो गया। और वैसे तो देखिए ये नेट लेवल का एक क्वेश्चन है कि बर्थ प्लेस किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ब्लड शकिंग, तो इतने थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है तो मैंने इसको कवर कर लिया। His impressive expression of the English language according to the Oxford University Dictionary, जो कि इतने वर्ड को इनको किस में लिया गया है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इंक्लूड किया गया है। सच वर्ड्स जैसे आर्कविलेन, बर्थ प्लेस, ब्लड सकिंग, कोर्टशिप, ड्यू ड्रॉप, डाउन स्टेयर्स, फैंग्ड, हर्ट स्टोर, हैश बैक्ड, लीफ फ्रॉग, मिसकोट, पेगेंट्री, लेडियंस, स्कूल बॉय, स्टील बॉन, वॉच डॉग एंड जेनी। तो इतने वर्ड और भी हैं बट मतलब कि बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पास देख रहे हैं कि आप कितने लगभग थाउजेंड्स ऑफ वर्ड को इनके द्वारा इन्वेंट किया गया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने मुझे मिले तो इतने मैंने कर लिए, इतने मैंने ले लिए। तो जो कि आपके एग्जाम में वैसे टीएसटी में तो पूछने के चांसेस कम है, बट नेट लेवल पे पूछा जाता है। बट थोड़ा आपके अगर पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी रखने में क्या हर्ज है ना। तो थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल रही है तो आप सब कुछ लपेटते हुए चलिए कि एग्ज़ाम में हमें कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना है।
नेक्स्ट हम पैराग्राफ पे आते हैं। शेक्सपियर रोट मोर देन 13 प्लेस। तो यहाँ पास देखिए फ्रेंड लिखा है मोर देन 13 प्लेस, बट राइट आंसर क्या होगा, इन्होंने लगभग 37 प्लेस को लिखा है ना, जिसको जो कि फर्स्ट फोलियो में कितने ऐड हुए थे फ्रेंड, 36 प्लेस ऐड हुए थे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक प्ले था जो कि फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं किया गया था, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा प्ले था। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं बता देती हूँ। पेरिक्लेस को इंक्लूड नहीं किया गया था फर्स्ट फोलियो में, नहीं तो इनके पूरे 37 प्लेस है, बट फर्स्ट फोलियो में इनके ओनली 36 प्लेस ही आए थे। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। देयर आर यूजुअली डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। तो 4 कैटेगरीज में तो इनके वर्क को डिवाइड किया ही गया है, जैसे कि हिस्ट्री मान लीजिए, कुछ प्लेस इनके हिस्टोरिकल हैं, कुछ कॉमेडीज़ हैं, कुछ ट्रेजेडीज़ हैं एंड कुछ रोमांसेस हैं। तो इन सब के वीडियोस टॉपिक वाइज मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करा दूंगी ना, जैसे कि जितने भी इनके ग्रेट 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं उनकी वीडियो मैं अलग अलग ले आऊँगी। जैसे फिर हिज 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हैं तो उनके प्लेस में अलग अलग ले आऊँगी। फिर रोमन प्लेस कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें से, जैसे जूलियस सीजर से आपसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एंटनी एंड क्लियोपेत्रा के कोटेशन बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और कोरियोलानस से भी कुछ कोटेशन देखने को मिल जाते हैं। ये रोमन प्लेस है उनके। फिर ड्रामेटिक रोमांसेस जैसे फ्रेंड पेरिक्लेस हो गया, सिम्बलिन हो गया, द विंटर्स टेल हो गया एंड दी टेम्पेस्ट, ये सब क्या हो गए, उनके ड्रामेटिक रोमांसेस है। इन सब का मैं अलग अलग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। बस आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आराम से नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पास क्या है, इनके जो वर्क थे इनको कितने में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे हिस्टोरिकल, कॉमेडीज, ट्रेजेडीज एंड रोमांसेस। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। हिज अर्लीस्ट प्लेस वर्क प्राइमरली कॉमेडीज, जो इनके मतलब अर्ली के वर्क थे, मैंने अभी बताया ना, जो इनका WJ लॉन्ग के द्वारा 4 पीरियड को इनको डिवाइड किया गया है, वो भी मैं आपको पहले इसके बाद वो जो वही टॉपिक मैं उठाऊंगी कि कौन कौन से उसके बाद क्या इनके चारों फेज को आपको याद करने में बहुत ही ईजिली हो जाएगा। एक बार आप वो वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विलियम शेक्सपियर के 4 फेज को कौन डिवाइड किया है, तो जब WJ लॉन्ग किए है ना, तो वो वीडियो देख लेंगे, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि टेम्पेस्ट लास्ट फेज का है, फर्स्ट फेज का है, उनके हिस्टोरिकल प्ले में कौन कौन से वर्क हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बस आपको एक बार वीडियो देखने की देरी है। अगर अभी तक आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पास हम देख लेते हैं अपने बाद, वो मैं आपको बताती चल रही हूँ बीच बीच में कि क्या वीडियोस मैं ले आऊँगी आप लोगों के लिए। तो अब थोड़ा सा हम अपना पढ़ाई कर लेते हैं। हिज अर्लीस्ट प्लेस वॉज प्राइमरली कॉमेडीज। तो जो शुरुआती उन्होंने प्लेस लिखे थे वो किसके बारे में लिखे थे, कॉमेडीज़ के बारे में लिखे थे, और हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, मतलब हिस्टोरिकल जो उनके प्लेस मोस्टली देखने को मिले हैं उनके वो क्या प्लेस अर्लियर माने जाते हैं, सच एज हेनरी 6 हो गया एंड द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये मतलब स्टार्टिंग की इन्होंने अपने लाइफ में जब अपना एज अ प्ले राइट इन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था, तब ये पहले ही स्टार्टिंग में ये लिखे थे, फर्स्ट फेज के ये इनके वर्क हैं। बट इन 1596 शेक्सपियर रोट रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट का टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है फ्रेंड एग्जाम में, तो कब लिखा गया है, 1596 में लिखा गया है। रोट रोमियो एंड जूलियट हिज सेकेंड ट्रेजेडी क्या नेम है फ्रेंड, रोमियो एंड जूलियट है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इनके फर्स्ट ट्रेजेडी का नेम क्या है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, टाइटस एंड्रोनिकस है ना, इनके फर्स्ट ट्रेजेडी का नेम यही है। तो इनका सेकंड ट्रेजेडी क्या हो गया, रोमियो एंड जूलियट हिज सेकंड ट्रेजेडी। एंड ओवर द नेक्स्ट डजन ईयर्स ही वुड रिटर्न टू द फॉर्म राइटिंग द प्लेस ऑफ फ्रॉम फॉर विच ही इज नाउ बेस्ट नोन जूलियस सीजर। जूलियस सीजर इनका मतलब रोमियो जूलियट जब इनका आया, रोमियो जूलियट, तो बहुत ज़्यादा फेमस वर्क ये हुआ, और इससे बहुत ज़्यादा मतलब इनको नेम फेम तो विलियम शेक्सपियर को ऑलरेडी काफ़ी कुछ मिल गया था, बट जब रोमियो जूलियट आया तो इनको बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गए थे। उसके बाद इनको आता है मोस्टली ये फिर माने जाने लगते हैं। फिर उसके बाद इनका वर्क आता है जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ एंड एंटनी एंड क्लियोपेत्रा, जिसकी वजह से इनके जो फेम की गैलरी है वो बहुत ज़्यादा हाई पे चल जाती है, और ये क्या यूनिवर्सल पोएट माने जाने लगते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हु इज़ द यूनिवर्सल पोएट, तो आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, सीधे विलियम शेक्सपियर पे टिक करना है एग्जाम में। तो इन हिज फाइनल ईयर, अभी जब इनका मतलब कि इनके वर्क का, इनके लिखने का लास्ट मतलब कि अंतिम फेज का है, तो इन हिज फाइनल ईयर शेक्सपियर टर्न टू द रोमांटिक। जब सब कुछ इन्होंने स्टार्टिंग कर लिया,
मतलब सबसे पहले इन्होंने कॉमेडीज़ लिखी, हिस्टोरिकल प्लेस लिखी, फिर उसके बाद थोड़े से मैच्योर कॉमेडीज़ लिखी, फिर उसके बाद इनका जो थर्ड पीरियड आता है वो किसका आता है, ट्रेजेडीज़ का आता है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या लास्ट में जो ये आ गए थे रोमांटिक प्लेस, मोस्टली ये रोमांटिक प्लेस लिखते थे, जैसे सिम्बलिन हो गया, विंटर्स टेल हो गया एंड द टेम्पेस्ट। और टेम्पेस्ट इनका क्या लास्ट एकदम बिल्कुल एंड का लिखा हुआ ये वर्क माना जाता है, दी टेम्पेस्ट। तो आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ओनली 18 ऑफ शेक्सपियर प्लेज वर पब्लिश सेपरेटली इन क्वार्टिव एडिशन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो इनके लाइफ टाइम में क्या हुआ, केवल क्या 18 ऑफ शेक्सपियर प्लेज पब्लिश हुए थे इनके लाइफ टाइम में। अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ हिज वर्क डिड नॉट अपीयर अंटिल द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट फोलियो इन 1623। सॉरी सॉरी। तो यहाँ पास फिर हम लोग कहाँ थे, हाँ इस लाइफ टाइम। तो मतलब कि कुछ ही वर्क इनके 18 वर्क को पब्लिश किया गया था इनके लाइफ टाइम में। फिर उसके बाद इनका जब फर्स्ट फोलियो आता है तो ये पूछ लिया जाता है कि एक वीडियो में आपको फोलियो के रिकॉर्डिंग भी लेकर आऊँगी, रिकॉर्डिंग फोलियो के। तो कब कब हुआ था, 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था, जिसमें मैंने क्या किया 26 पोएम को ऐड किया गया था, बट सॉरी 36 पोएम को ऐड किया गया, मैं 26 बोल गई, सॉरी। तो 36 प्ले को ऐड किया गया था, जिसमें से पेरिक्लिस को फर्स्ट फोलियो में नहीं ऐड किया गया था ना। तो उसको यहाँ पास पेरिक्लिस प्रिंस ऑफ टायर, ये फुल नेम है पेरिक्लिस का। तो पेरिक्लिस प्रिंस ऑफ टायर को नहीं इंक्लूड किया गया था फर्स्ट फोलियो में। और फर्स्ट फोलियो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कब आया था, तो कब आया था फ्रेंड 1623 में आया था। ये कन्फ्यूजिंग बहुत है कि फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो, थर्ड फोलियो, फोर्थ फोलियो कब आया था, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करता है। तो मोस्टली फर्स्ट फोलियो पूछा जाता है एग्जाम में, और फोर्थ फोलियो को पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो 1623 में फर्स्ट वाला आया था, मोस्टली फर्स्ट वाला ही पूछा जाता है। तो इसका टाइम पीरियड आप याद रखिए कब है, इसका 1623 है। सेवरल ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, क्या है 1660 में, आपको पता है कि इनकी डेथ कब हो गई थी, 1660 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनका फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में आया था ना। तो यहीं पास पूछा गया है कि सेवरल ईयर्स आफ्टर हिज डेथ के बाद इनकी फर्स्ट फोलियो आई थी। Nonetheless, his contemporaries recognized Shakespeare's achievement. फ्रांसिस मेयर सीटेड, अब यहाँ पास देख लीजिए कौन इनको कहता है, फ्रांसिस मेयर सीटेड क्या कहते हैं, हनी टंग कहते हैं शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर फॉर हिज प्लेज एंड पोएम्स इन 1598 एंड द चैम्बरलिन्स मेंस रोज टू बिकम द लीडिंग ड्रामेटिक कंपनी इन लंडन। और इनके मोस्टली इस वाले थिएटर में क्या चैम्बरलिन्स मेंस में मोस्टली जो इनके ही प्लेस को क्या कराया जाता था, वहाँ पास प्ले कराया जाता था। और उस कारण से ये जो थिएटर क्या बन गया था लंदन का, क्या मोस्ट बिकम द लीडिंग ड्रामेटिक कंपनी बन गया था लंदन का। इंस्टॉल्ड एज अ मेंबर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड इन 1603 में। और ये क्या बन गए थे, एक मतलब कि ये मेंबर भी थे वहाँ पास, कब बन गए थे 1603 में। सम टाइम आफ्टर 1612 शेक्सपियर रिटायर्ड। इन्होंने अब पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि शेक्सपियर रिटायर कब हुए थे, शेक्सपियर अपने वर्क से रिटायरमेंट कब ले लिए थे। तो जब इन्होंने टेम्पेस्ट लिखा उसके बाद ही इन्होंने रिटायरमेंट ले लेते हैं ये। तो कब लेते हैं ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप एग्जाम में। तो कब लिए थे फ्रेंड्स, 1612 में लिए थे। शेक्सपियर रिटायर्ड फ्रॉम द स्टेज एंड रिटर्न टू हिज होम इन स्ट्रेटफोर्ड, मतलब स्टेज से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था और अपने होम स्ट्रेटफोर्ड रिटर्न हो गए थे, जहाँ पास इन्होंने न्यू प्लेस जो अपना घर खरीदा था वहाँ सेटल होने के लिए। ही रिड्यूस अप हिज विल, और इन्होंने अपना विल भी लिखा था। कब लिखा था फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब इन्होंने अपना विलियम शेक्सपियर ने अपना विल कब लिखा था। तो 1616 में लिखा था। कब लिखा था, जनवरी में लिखा था। ही ड्रू अप हिज विल इन जनवरी ऑफ 1660 विच इंक्लूडेड हिज फेमस बिक्वेस्ट टू हिज वाइफ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने अपने विल में अपनी वाइफ को क्या पुकारा है, क्या बुलाया है, सेकेंड बेस्ट बेड इन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है कि अपने विल में विलियम शेक्सपियर ने अपनी वाइफ को क्या पुकारा है। तो उन्होंने कहा है कि ये सेकंड बेस्ट बेड अपनी वाइफ को उन्होंने बोला है। ही डाइड ऑन, यहाँ पास उनकी मृत्यु यहाँ पर दिखा दी गई है। ही डाइड ऑन अप्रैल 23। तो देखिए अप्रैल 23 को इनका बर्थ भी हुआ था, आप लोग को भूलना नहीं है ना। अप्रैल 23 को ही इनका बर्थ भी हुआ था 1564 में इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में। एवन में इनका हुआ था। और एवन किस चीज़ को रिफ़र करता है फ्रेंड, एक रिवर का नेम रहता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। उनके काउंटी का नेम क्या रहता है, इनके काउंटी का नेम रहता है वॉरविकशायर। मैं लिख देती हूँ यहाँ पास, थोड़ा सा लिखने में मुझे इसमें प्रॉब्लम होती है। वॉरविकशायर है ना।
WARWICKSHIR, तो इनके काउंटी का नेम ये रहता है। तो कभी कभी कन्फ्यूजिंग पूरा दे देता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको सीधे टिक करना है 23rd अप्रैल 1564 इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन वॉरविकशायर, ये पूरा है। और इसके फ्रेंड 23 को इनका बर्थ हुआ था, बट 26 अप्रैल को ये इनका क्या हुआ था, इनको बैप्टाइज किया गया था। जैसे कि बैप्टाइज मीन्स क्या होता है, जैसे कि हमारा नामकरण होता है ना, वैसे ही वहाँ पास बैप्टाइज किया जाता था। तो 26 अप्रैल को किया गया था 1564 में ही, मतलब उनके पैदा होने के 3 दिन बाद इनको बैप्टाइज किया गया था 26 को। अगर बैप्टाइज का डेट पूछ लिया जाए तो आपको 26 करना है, अगर बर्थ का पूछ लिया जाए तो 23rd करना है। बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अगर इनका डेथ पूछ लिया जाए तो इनका डेथ भी 23rd अप्रैल को ही हुआ था ना, 23rd को इनका बर्थ भी हुआ, 23rd को इनका डेथ भी हुआ था। और कब हुआ था, 1660 में हुआ था। कौन सी एज में हुआ था फ्रेंड, 52 की एज में। विलियम शेक्सपियर का यहाँ ये 52 है, 52 की एज में इनका डेथ हो गया था। कहाँ पास हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड में ही हुआ था इनका डेथ भी। और इनको बरी कहाँ गया है फ्रेंड, बरीड कहाँ गया गया है, होली ट्रिनिटी चर्च में। मैं स्पेलिंग लिख लेती हूँ, होली, ये सब इसमें मेंशन नहीं है, मुझे याद है तो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रिनिटी एंड चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च में किया गया है ना, मतलब 2 days आफ्टर हिज डेथ के बाद इनको यहाँ पास क्या किया गया है, बरीड किया गया है। तो आई होप इतने जितने भी था आपको ये इनके अकॉर्डिंग, मतलब विलियम शेक्सपियर बायोग्राफी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, इनके 4 फेजेस को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, फिर इनके वर्क को हम लोग करेंगे। और फ्रेंड एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका जो टॉम्ब है उस पर कौन सी कोटेशन लिखी गई है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो माना जाता है। तो उनका कौन सा है थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना जाती हूँ कि उनके एपिटफ में कौन सा ग्रे स्टोन पे क्या लिखा गया है। उनके ग्रे स्टोन पे मतलब उनके एपिटफ पे कौन सा कोटेशन लिखा गया है, तो लिखा गया है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड मी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कस्ट मी ही दैट मूव्स माई बोन्स। मतलब ये कहते हैं, मतलब कि शेक्सपियर इतने चालाक थे कि वहाँ पास मतलब कि था ना कि जैसे चर्च में लोग मर जा रहे थे तो कुछ सालों बाद उनका बोन्स को निकाल के फिर वहाँ पर दूसरे लोगों को दफनाया जाता था। बट विलियम शेक्सपियर इतने चालाक थे, उन्होंने अपने मरने के बाद के भी व्यवस्था कर लिया था। तो उन्होंने अपने वो जो टॉम्ब था उस पर लिखवा लिया था कि जो मेरे बोन्स को यहाँ पास स्थिर रहने देगा उसको क्या मैं वरदान देता हूँ कि वो सुखी रहेगा, और जो मेरे बोन्स को यहाँ से हिलाएगा उसको श्राप लगेगा, तो उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो इस डर से आज भी उनका पास होली ट्रिनिटी चर्च में आज भी उनके बोन्स को वहीं पास उनके टॉम्ब को रखा गया, वहीं पास अभी तक वो वहीं हैं। तो फ्रेंड ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस वाले टॉपिक में मैंने कवर किया, आधे घंटे की वीडियो हो गई। तो यहाँ पास ये टॉपिक हम कवर करते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो मैंने आपको बता दिया है कि इनके 4 फेज को WJ लॉन्ग के द्वारा जो इनके 4 फेज को डिवाइड किया गया, इनके लिटरेरी करियर की 4 फेजेस को 4 पीरियड को डिवाइड किया गया, उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ गलतियाँ हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर सुधार कर लूँगी। और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, एज अ फ्रेंड मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपको भूलना नहीं है कि आपको तैयारी पूरी 60,000 की करनी है, और बात वैसा शोर हो रहा है कि मात्र 1 या 2 मंथ में आपकी यूपी का भी एग्जाम के डेट की घोषणा जल्दी ही हो जाएगी। तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा, हमें पूरे राइटर को कवर करना है। तो आप बस क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं मेरे चाहे आप किसी से भी पढ़िए, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप मेरे ही चैनल के द्वारा पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, बट आपके पास अब मोस्टली 2 मंथ्स ही बचे हैं आपके रिविजन के लिए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।